You are sending your CV to many recruiters and you are applying on multiple jobs, पर उसके बावजूद भी आपको कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, कोई भी आपको जॉब ऑफर लेटर देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई रिक्रूटर आपको ईमेल का रिस्पांस भी करता है तो उसमें लिखता है कि आपके पास वर्किंग राइट्स हैं या नहीं है, वेदर यू आर एबल टू वर्क इन न्यूजीलैंड और नॉट, आपके पास वीज़ा कौन सा है। अगर आप इस सिचुएशन में स्टक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और जो मैं सोल्यूशन एंड में बताऊंगी उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरी इस वीडियो पे आए हैं तो आई एम श्योर आपने और भी वीडियोस देखी होंगी जो और यूट्यूबर्स डालते हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि यू कैन गेट वीज़ा इन 7 days 14 days, रिकवरी वीज़ा आपका लग जाएगा, फ्री वीज़ा लग जाएगा, कोई वर्क परमिट लगवा रहे हैं, सीजनल वर्क वीज़ा लगवा रहे हैं, कुछ तो डायरेक्टली पीआर और रेजिडेंसी भी दे रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये सारे वीज़ा तभी आपके लग सकते हैं अगर आपके हाथ में जॉब ऑफर है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको एक जॉब ऑफर देने के लिए रेडी है तभी ये वीज़ाज जो हैं आपके लग सकते हैं। तो इट मीन्स जो वीज़ा है वो सेकंड प्लेस पे आता है, इट कम्स एट सेकंड प्लेस। पहले आपके पास जो है जॉब ऑफर होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितनी मर्जी ये रिसर्च कर लो कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वो वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके हाथ में अगर जॉब ऑफर लेटर होगी एम्प्लॉयर से तभी वो भी आपका वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे या आप अपना वीज़ा खुद से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन सी वो जो कॉमन रीजंस हैं क्यों आपके साथ जो रिक्रूटर्स हैं वो काम करना नहीं चाहते, क्यों वो इमिग्रेंट्स को इजीली जॉब ऑफर नहीं देते। सबसे पहले मैं आपके साथ रीजंस डिस्कस करूंगी और इस वीडियो का टेक अवे क्या रहेगा आपको मैं बताऊंगी कि आपने इस प्रॉब्लम्स को जो है वो कैसे ओवरकम करना है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ, जो ये हमारे पास रिक्रूटर लोग होते हैं, मान लो एक कंपनी के अंदर यहाँ न्यूजीलैंड में 10 जॉब ओपनिंग्स निकली, ठीक है। तो उस कंपनी ने क्या करना है, उसने रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रोच करना, उसने बोलना है ये मुझे जो 10 जॉब ओपनिंग्स फिल करनी है तो तुम मेरे लिए ये 10 कैंडिडेट ढूंढ, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसी का क्या सीन रहता है, इनकी जो सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है, इनकी प्रेफरेंस रहती है कि हम उन कैंडिडेट्स को अप्रोच करें, वो वाले सीवीज जो हैं वो वाले सीवी उठाएं जो कि हमें इमीडिएट ज्वाइनिंग दे दें जॉब रोल्स पे, ठीक है। पहले तो ये उन लोगों को अप्रोच करते हैं और इनकी पूरी इंटेंशन, पूरी एफर्ट्स अपने लगा देते हैं कि हम इस कैंडिडेट को प्लेस करवा दें जो कि इमीडिएटली अवेलेबल है जॉब को ज्वाइन करने के लिए। सेकंड इनकी प्रेफरेंस क्या रहती है, सेकंड प्रेफरेंस इनकी रहती है कि हम उन कैंडिडेट्स को अप्रोच करें जो कि लोकली अवेलेबल हैं, ठीक है। मान लो अगर न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड में जो लोग लोकली अवेलेबल हैं उनको अप्रोच करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप इन जॉब रोल्स पे आ जाओ, ठीक है। अगर इनको इन दोनों ऑप्शन में कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिलता फिर ये उसके बाद जो है इमिग्रेंट्स के पास जाते हैं, वो लोगों के पास जो कि ओवरसीज बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या कहीं से भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका रीज़न समझिए क्या है। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं इनको जो इनकी कमीशन या फिर कह लो जो इनकी फीस है वो कब कंपनी पे करती है, वो तब पे करती है जब ये एक कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर लेता है जॉब पे। जैसे उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आई थिंक फर्स्ट डे जैसे कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग दे दी तब इनको इनकी कमीशन जो है वो चली जाती है। और आप मानेंगे नहीं, ये जो कमीशन लेते हैं ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं एक एक कैंडिडेट को प्लेस करवाने के लिए। तो इनका मोटिव क्या रहता है, इनका मोटिव रहता है कि हम उन कैंडिडेट्स को जॉब दिलवाएं, उन कैंडिडेट्स को जॉब रोल के ऊपर लेकर के जाएं जो हमें जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दे दे, सो दैट हमारी कमीशन जो है जल्द से जल्द बन जाए। अब ये लोग भी वेट नहीं करते हैं कि मैं अगर मान लो किसी ओवरसीज़ कैंडिडेट को अप्रोच करूंगा, पता नहीं उसका वीज़ा क्लियर होता है या नहीं होता, पता नहीं कितना टाइम लगता है उसको पूरा ये प्रोसेस से निकलने के लिए, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होने के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो रिक्रूटर्स लोग आपके साथ काम नहीं करते, स्पेशली वो लोग जो कि इमिग्रेंट्स हैं, जो कि लोकली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिनके पास वीज़ा नहीं है, वर्किंग राइट्स नहीं है। तो ये तो आपको पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपनीज जो हैं, मान लो मेरी कंपनी XYZ कंपनी, मेरी कंपनी के अंदर 10 जॉब ओपनिंग्स निकली हैं,
मैं भी चाहूँगी कि मेरे को वो कैंडिडेट मिले जो कि फटाफट ज्वाइनिंग दे दे, लोकली अवेलेबल है, बिकॉज ये मेरे लिए भी ईजी रहेगा। इसके अंदर टू मच एफर्ट्स लगाने होते, जो वीज़ा के प्रोसेसेस आपको पता है कि बहुत ही फेयरली कॉम्प्लेक्स रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको इमिग्रेशन का पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करवाना है कैंडिडेट का, या फिर कैसे ये वीज़ास के सारे फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होंगी। तो इसलिए वो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती कंपनी खुद भी। वो कहती है ना तो मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं इतना एफर्ट लगाऊंगी, ना मैं इतने पैसे लगाऊंगी, तो मैं वही कैंडिडेट उठाती हूँ जो कि मेरे पास लोकली अवेलेबल है, मुझे आजकल में ज्वाइनिंग दे दे या महीने का नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करके मुझे ज्वाइनिंग दे दे। तो कंपनी भी इसके चक्कर में नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपका जो चांस है वो फिर कम हो जाता है, स्पेशली इमिग्रेंट लोगों का जो बाहर से जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि आपकी जॉब जो है वो लगेगी नहीं। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो कंपनी है वो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, और पिछले कुछ सालों से उन्होंने मतलब ये पैटर्न उनका मैंने नोटिस किया है कि उन्होंने ओवरसीज़ कैंडिडेट जो हैं वो रिक्रूट करने शुरू कर दिए हैं। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंडिडेट नहीं लेते, वो ओवरसीज़ लेते हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या कहीं से भी। तो उसका मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि एक कंपनी का अगर एक इंटेंशन है कि हमारे पास एक लिमिटेड बजट है और हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, अगर वो सेम कैंडिडेट सेम एक्सपीरियंस वाला अगर वो फॉरेन में लेते हैं तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर वो ओवरसीज़ कैंडिडेट को उठाते हैं तो ओवरसीज़ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बिकॉज इनिशियली जो वो हैं वो ईजिली नेगोशिएबल हो जाते हैं, मतलब वो अपनी सैलरी को नेगोशिएट कर लेते हैं, बिकॉज उनका एक इंटेंशन है कि हमें फॉरेन कंट्री में मूव करना है, तो ठीक है चलो कम सैलरी पे भी हम मूव कर लेंगे। तो कंपनी को इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? कंपनी को ये बेनिफिट मिलता है, एक तो उसको कम पैसे में अच्छा रिसोर्स मिल गया जिसके पास गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, अच्छा स्किल सेट है। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो आराम से ओवरसीज़ कैंडिडेट को ले लेती हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी एक बहुत ही पर्टिकुलर स्किल सेट के ऊपर काम कर रहे हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो जिसका बहुत ही मतलब रिसोर्सेज जो आराम से नहीं मिलते फॉरेन में या फिर कहीं पे भी, तो ऐसे स्किल सेट में अगर आप माइग्रेट होते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक कारण हो गया। अब दूसरी आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उनकी जो कंपनी है वो न्यूजीलैंड की एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, और उनकी कंपनी जो है वो एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि उनके पास पूरे राइट्स एंड अथॉरिटीज़ हैं ओवरसीज से कैंडिडेट को मंगवाने की, ठीक है। वो उनका वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उस कंपनी के एचआर को सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ भी पता है कि अगर हम बाहर से कैंडिडेट लेके आते हैं इस कंट्री में, हमें कैसे उसका वीज़ा लगवाना है, कैसे सारी फॉर्मेलिटीज से हमने गो थ्रू होना है। तो उनकी कंपनी के अंदर एक जॉब ओपनिंग आई है। अब उस जॉब ओपनिंग के लिए उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं डाला कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसके पास वर्किंग राइट्स हों, जो कि लोकल हो, जो कि हमें कल ज्वाइनिंग करे। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस उनके पास एक स्किल सेट है, इस स्किल सेट का हमें बंदा चाहिए, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी है वर्ल्ड में, तो हम उसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम वीज़ा आराम से लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई। अब आपने करना क्या है, अब उसकी बात करते हैं। मान लो ये सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली जॉब्स पे अप्लाई करते जा रहे हैं, उसके बावजूद आपको कोई कॉल नहीं आ रही, एंड यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अब क्या करें क्या करें। अब मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ, आपने क्या करना है। जब आप जॉब साइट पर जाते हैं, मैंने आपको जॉब साइट बताई थी लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के लिए seek.co.nz, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं तो उसके लिए वही जॉब साइट है seek.com.au, डोमेन अलग है। आप जॉब साइट पे जाते हैं, मान लो आप अपनी डेयरी फार्म की कोई जॉब ढूंढते हैं, आपने सर्च में क्या लिखा, डेयरी फार्म, आपको कितनी सारी जो जॉब्स हैं वो निकाल करके दिखा देगा, 20 जॉब्स दिखा देगा, 25 जॉब्स दिखा देगा। आप उसको अगर मैन्यूटली चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर एक दो जॉब्स को पिक करके देखो, आपको उसके अंदर एम्प्लॉयर का जो है वो नाम भी दिखेगा। आपने क्या करना है, उस एम्प्लॉयर का नाम पिक करके गूगल पे सर्च मारना है और उस एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अगर आप उस एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाओगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि जॉब पोर्टल साइट पे तो आपको उस एम्प्लॉयर की मान लो 3 से 4 ओपनिंग्स दिख रही हैं। जब आप उसकी अपनी वेबसाइट पे जाओगे उसमें बहुत सारी जॉब्स होंगी अवेलेबल।
तो ये यहाँ का एक हिडन सीक्रेट है। अगर एक एम्प्लॉयर के पास मान लो 20 से 30 जॉब ओपनिंग्स है, वो सारी की सारी जॉब ओपनिंग जॉब पोर्टल साइट पे नहीं पब्लिश करते, उसका एक हैंडफुल, उसका मान लो आप 10% लगा करके चलो, वही रिक्रूटर्स को दी जाती है, वही जॉब साइट्स पर पब्लिश करी जाती है। तो आप क्या करोगे, आप उस एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ वेबसाइट पे जाके आपने जॉब्स चेक करनी है। जो जो जॉब्स आपके रिज्यूम के साथ मैच खा रही है, आपने उन जॉब्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, एक तो आपने जो है ये काम करना है। सीक पे भी अप्लाई करो, मैं ये नहीं कह रही जॉब पोर्टल साइट पे ना करो, बस मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप किसी जॉब पोर्टल साइट पे करोगे, उसमें आपको एक एम्प्लॉयर की मान लो 2 जॉब्स दिखेंगी, जबकि अगर आप उसकी अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरी 8 की 8 जॉब्स दिखेंगी, सारी जॉब्स दिखेंगी जितनी भी उनकी कंपनी के अंदर अवेलेबल है। इसलिए आपने क्या करना है, आप जैसे एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर हो, आपने वहाँ जा करके चेक करना है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये आपने देखना है। आपने चेक करना है कि आप कौन से वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हो। अगर कल को आपको ये जो एम्प्लॉयर है आपका CV सेलेक्ट कर लेता है और आपको जॉब ऑफर दे देता है, तो ये कौन सा वीज़ा आपका जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी रिसर्च लगेगी, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से मतलब टाइम लगाओगे, बट ट्रस्ट मी ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे करके जाएंगी। ठीक है, फिर आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया, आपने एम्प्लॉयर के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी, ये एम्प्लॉयर हु आर दे, व्हाट दे डू, कौन से स्किल सेट पर ये जो कंपनी है वो काम करती है, कैसे कैंडिडेट्स को ये लेती है, वेदर इन्होंने पहले ओवरसीज़ में रिक्रूटमेंट करी है या नहीं करी, तो कैसे इन्होंने ये सारी रिक्रूटमेंट करी है। तो ये सारी रिसर्च आपने एम्प्लॉयर के बारे में करनी है। उसके बाद आपने जो है साथ साथ जॉब्स को अप्लाई करते जाना है। अगर आपने ये सारी रिसर्च पहले से करके रखी होगी, सारा होमवर्क करके रखा होगा, तो आई एम श्योर ये बहुत ईजी होगा। अगर कल को आपका उसी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो जाती है, आपका CV सेलेक्ट हो जाता है, तो बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी स्पीड अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपने क्या करना है, आप जॉब पोर्टल साइट पर जा करके आपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स पिक करनी है और एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाके आपने वहाँ पर जॉब्स को है अप्लाई करना है। सेकेंडली, आपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चेक करने हैं। एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे जाके आपने एम्प्लॉयर के ऊपर रिसर्च करनी है और उसके बाद आपने चेक करना है कि वो कैसे कैंडिडेट्स की प्लेसमेंट करवाते हैं अपनी कंपनी में, कौन से स्किल सेट पे वो काम कर रहे हैं, वेदर वो आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनके पास अथॉरिटी है या नहीं है। तो ये सारी रिसर्च, ये सारा होमवर्क जब आप कर लोगे, आई एम श्योर थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर यू। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।